गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न गुरुजी पुरुषोत्तम बंधु जी जबलपुर मध्य प्रदेश से और नीरज उपाध्याय जी अमृतसर से, दोनों का प्रश्न कुछ मिलता जुलता है। उन्होंने प्रश्न रखा है, गुरुजी सादर प्रणाम। बिहार राज्य में मतदान सूची वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआर सर द्वारा पारदर्शिता लाने का कार्यक्रम चल रहा है, जो एक सियासी संघर्ष में बदल गया है। इसमें तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। आम जनता दिग्भ्रमित है, क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष 15 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। प्रश्न यह है गुरुजी, न्याय धर्म सभा के अनुसार वास्तव में वोटर अधिकार क्या है? मार्गदर्शन देने की कृपा कीजिए। साथ में नीरज जी का भी प्रश्न है कि सादर चरण बंदर गुरुजी, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर बढ़ाने के और घटाने की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल हो रही है। वह सरकारी संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। चुनाव आयोग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं का विश्वास जनता में बना रहने के लिए न्याय धर्म सभा का देश तथा देशवासियों के लिए क्या संदेश है? कृपया गुरुजी मार्गदर्शन की कृपा करें। धन्यवाद। प्रश्न लोकतांत्रिक है। दोनों ही प्रश्न वोटरशिप या चुनावी प्रक्रिया को लेके हैं। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात ये समझने की है, वोटर में जो भाव होना चाहिए वोटरशिप का, वो पहले तो होना जरूरी है। अगर वोटर के भीतर अपने वोटर होने का ही कोई बोध नहीं है और या उसका कोई महत्व नहीं है, वोटर है भी तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसने वोट दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, तो वोटर को पता ही नहीं है कि वो वोटर है। और वोटर होने का मायने क्या है? वोटरशिप की किसी को जानकारी भी नहीं दी जाती। चुनाव आयोग किसी को ये कहाँ बता रहा है कि वोटर उसे होने से क्या लाभ है? कोई भी चुनाव से पहले वोट का महत्व क्या है, वोट क्यों दी जाती है, वोटर के अधिकार क्या हैं, वोटर के कर्तव्य क्या हैं, आज तक किसी वोटर को सरकार से अथवा चुनाव आयोग से कोई चीज कभी प्राप्त हुआ? लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं वोटिंग पर, चुनावों पर, लेकिन वोटिंग की जानकारी किसी को नहीं है कि वो वोटर है तो उसको क्या समझे कि वो वोटर होने से क्या लाभ है उसको। तो दूसरे लोग जो इसका पूरा मंतव्य समझते हैं वो इसका उपयोग करने लगते हैं। जो राजनैतिक पक्ष है वो जानता है वोट का महत्व। वो वोटर इसलिए कम ज्यादा करवा रहा है चुनाव आयोग से। पहली बात तो ये कि वोटर उसमें फर्जी जुड़े कैसे, जो उसमें से लाखों की संख्या में हटाए गए तो वो जुड़ कैसे गए थे? वोटिंग का महत्व तो सामने वालों को पता है, पॉलिटिशियंस को मालूम है, राजनेताओं को मालूम है। वो अपना वोटिंग का बैंक बना रहे होते हैं, और जैसे नोट का बैंक होता है ऐसे ही वोट का भी बैंक। सब लोगों के अपने अपने वोट बैंक हैं, वोट बैंक बनाते रहते हैं,
वोट की संभावनाएं तैयार करते रहते हैं, कितना वोट वो कहां से ले सकता है, निकाल सकता है, पूरा कैलकुलेटेड है सब। वोट कैसे मिल जाएगा ये भी कैलकुलेटेड है, हिसाब किताब। तो आजकल ये जैसे कि कोई बच्चा कोई एग्जाम की तैयारी करता है, ऐसे ही राजनेता लोग चुनाव की तैयारी करते हैं। जितने तिकड़म से परीक्षा में जैसे नंबर लाए जा सकते हैं, उतने तिकड़म से ये भी अपने उतने अंक जुटा रहा है, उतनी सीटें जुटा रहा है। तो जब सब कुछ धंधे के लिए होगा, वाणिज्यिक आधार पे होगा, तो ये सभी समस्याएं आएंगी। वोटर को आज तक ये नहीं पता है कि उसकी वोटिंग किस किस चीज पर होनी चाहिए। वास्तव में सच बात यह है कि लोकतंत्र में तंत्र का अभिप्राय शासन से है, लोक का अभिप्राय जनता से है। तो लोकतंत्र माने होता है जनता का शासन, और राजतंत्र माने होता है राजाओं का शासन। राजा कौन? जो राजकीय पद पर बैठा है, अगर शासन उसका चल रहा है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। और उस राजा का शासन न चल पाए, जनता का शासन चले, तो इसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र। अब यहां तो पहले तो इस परिभाषा में ही दोष है कि जनता का शासन वहां है कहां? शासन तो उस चुने गए राजा का ही है, तो राजतंत्र ही ठहरा। शासन कहते हैं व्यवस्था को। व्यवस्था में तीन चीजें हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, तीन इसके अंग हैं। चौथा मीडिया कहलाता है। तो सरकार में ये तीनों अंग में तीन प्रकार के काम हैं: विधान बनाना, नीति बनाना, निर्णय देना। विधायिका विधान बनाती है, मंत्रिका नीति बनाती है, और न्यायिका जो है वो निर्णय देती है। अब आप देखें, ये तीनों शासन के अंग हैं। नियम, नीति, निर्णय, ये किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है, जो राजपद पर बैठा है। अगर ये तीनों उसके हाथ में है तो ये तो राजतंत्र ही हुआ। तो जब राजतंत्र ही वहां चलना है, तो आपने किसको राजा बना लिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है? शासन तो उसी का रहना है। वहां किस प्रकार से चुन के गया है? वो वोट से चुन के गया है कि नोट से चुन के गया है कि तलवार से चुन के गया है कि लठ से? कैसे पहुंचा वहां? कुश्ती लड़के पहुंचा, मुंडी गिन के पहुंचा, राजा बन गया। और राजा बन गया और शासन उसके हाथ में, नियम, नीति, निर्णय उसके हाथ में। उसी को बनाना है, उसी को पारित खारिज करना है। तो ये तो राजतंत्र ही चलेगा। तो वोटिंग में इतनी खींचतान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वोटर जितने बढ़ा लो चाहे कम कर लो। किसी न किसी को जीतना है। कोई भाजपा से जीत जाएगा, कोई कांग्रेस से, कोई आम आदमी पार्टी से, तो कोई कम्युनिस्ट से, कोई निर्दलीय भी जीत जाएगा। जो भी जीतेगा शासन उसका हो जाएगा। तो लोकतंत्र तो वैसे भी नहीं है। अब वो चाहे झूठे वोट से जीत जाए, चाहे सही वोट से जीत जाए, सत्ता में बैठना उसे ही है। दो तीन दल हैं, उसी में से कोई जीतता है वही बैठता है। तो कभी वो बैठ जाएगा, कभी वो बैठ जाएगा। अभी नकली वोट से बैठा कि असली वोट से बैठा, इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? बैठना तो उसी को है। कांग्रेस हटा दोगे भाजपा बैठ जाएगी, भाजपा हटा दोगे कांग्रेस बैठ जाएगी। जब उन्हीं को बैठना है, उन्हीं के हाथ में शासन रहना है, तो वोटिंग का मीनिंग क्या बचा है? वोटिंग से क्या फायदा होगा?
अब उसमें वोट फर्जी जा रहे हैं कि ओरिजिनल जा रहे हैं। पाकिस्तान के वोटर भी मिले उसमें लिस्ट में, भारत के अंदर। अभी आज ही की न्यूज में हम कहीं देख रहे थे कि उस लिस्ट में वहां बिहार के वोटर लिस्ट में पाकिस्तानियों के भी नाम। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि किसी भी देश में चाहे जैसा तुम चुनाव करो, चुनाव एक प्रतियोगिता है। तो तलवारबाजी भी एक प्रतियोगिता होती थी पहले। आदमी वहां पहुंचना है, वो तलवारबाजी की प्रतियोगिता जीत के पहुंचे, युद्ध जीत के पहुंचे। और इसमें भी चुनाव लड़ना कहते हैं, तो लड़ तो चुनाव ही रहे। पहले भी जो युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, प्लासी की लड़ाई, फला की लड़ाई, डेका की लड़ाई, ये सब जो तमाम प्रसिद्ध हैं, राजा बनने की लड़ाई थी। तो वो तलवारबाजी की प्रतियोगिता से जीत गए कि ओटबाजी की प्रतियोगिता में जीत गए। दोनों में बात एक ही है, क्योंकि तंत्र तो वहां जो बैठ जाएगा जीत के उसी का रहेगा। तो लोकतंत्र है कहां कि चुनाव के लिए इतना टेंशन ही सब लोग ले रहे हैं। अरे भाई, जिसको भी जीतना है जीत जाने दो। फर्जी वोट से जीता, फर्जी वोट से बैठने दो। ईवीएम से जीत रहा है, ईवीएम से बैठने दो। कांग्रेस बैठी है कि भाजपा बैठी है, वो दोनों आपस में लड़ लें, चाहे कुश्ती लड़ लें और चाहे वोटिंग लड़ लें। काम तो उन्हीं को करना है, तुम्हारा क्या रोल है। वो वोटिंग की लड़ाई लड़ने, भाई वो ज्यादा पैसा दे देगा आप उसको वोट दे दोगे, वो ज्यादा पैसा देगा आप उसको वोट दोगे। वो लालच देगा कि तुमको हम गेहूं दे देंगे, तुम उसको वोट दे दिए। उसने कहा तुमको हम एक एक लैपटॉप देंगे, तो तुम उसको वोट दे आए। तुम किसके हाथ बिके, किसने तुमको गुलाम बनाया खरीद के, तुम हो तो गुलाम ही। मालिक तो वो है जिसके कहने से शटर उठता हो दुकान का, और जिसके कहने से शटर बंद हो जाता हो। नौकर के कहने से न शटर उठता है, न नौकर के कहने से बंद होता है। तो आपके कहने से कोई ना वहां नियम बनता है, ना नीति चलती है। नीति वहां पर जिसकी चलती है उसी का तंत्र है। तो जब लोकतंत्र है ही नहीं तो परेशान क्यों हो रहे हो भाई। वो प्रतियोगिता उनके बीच में है कि दो नेता आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं कि किसका ज्यादा वोट है, कौन ज्यादा वोट बटोर सकता है। झूठ बोल के, धोखा दे के, दंगा करके, फसाद मचा के, सामने वाले को गरिया के, गांधी जी की छवि बिगाड़ के, या राम की छवि बढ़ा के, या राम की छवि बिगाड़ के, स्टालिन की छवि बढ़ा के, माओ की छवि बढ़ा के, एक की छवि बढ़ाते हो और दूसरे की गिराते हो। ये सभी ये कर रहे हो। जो जितना ज्यादा झूठ बोल सकेगा उतना ज्यादा वहां पर जीत सकेगा। जो जितना बेईमानी करके किसी का गर्दन काट सकेगा उतना ज्यादा वो गद्दी पे बैठेगा। तो झूठ, फरेब, धोखा, हत्या, हिंसा, मार काट, लूट, डकैती, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, जैसे भी कोई पहुंच रहा है जीत तो गया ही। तो जीता हुआ ही वहां पर सिकंदर है, उसी को राजा बनना है। तो अब कैसा है तराज, आखिर दिमागी तिकड़म से जीता कि शारीरिक कुश्ती से जीता कि तलवारबाजी से जीता। जीता ना, जीत गया। हम तो कहते हैं कि अब भाजपा सत्ता में आ गई है तो वो इससे कभी उतरे ना, और वो लोग मूर्ख हैं अगर वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। क्यों? कांग्रेस आएगी, इनको जेल में डाल देगी। ये हैं तो कांग्रेसियों को, आम आदमी पार्टी वालों को सब में जेल, सबको जेल में डाल रहे हैं। ये डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी सत्ता नहीं चलने देंगे। इतना विरोध करेंगे आपको गिरा देंगे। तो जो ज्यादा विरोध करने लगता है उसको सत्ता में डाल दो, वहां जेल में डाल दो सीधे। अब वो मुकदमा लड़ता रहे।
अब इसीलिए अभी तक क्या होता था कि जेल में डाल देने से जमानत पे घर आ जाता है। अब उन्होंने कानून बना दिया, अभी पारित हुआ है कि अब जेल में डाला जाएगा और तुम निकल नहीं पाओगे। हाँ? और जो कोई भी कानूनी कार्यवाही में फंस जाएगा उसकी ना वो चुनाव लड़ सकेगा, ना मंत्री रहेगा, ना नेता बचेगा, उसकी सांसदी खत्म हो जाएगी, विधायकी खत्म हो जाएगी। तो सब कानून आ गए। अब क्या होगा कि अब जो भी सत्ता में आ जाया करेगा, एक कानून और बना ले कि जज जो है वो मंत्रियों से पूछे बिना कोई फैसला न दिया करे, और अगर वो दे दे तो उसको प्रधानमंत्री सस्पेंड कर दे। अब भाजपा को समझ में आ जाए तो ये वाला विधेयक को जल्दी बना लें। अच्छा, और कांग्रेस आ जाए तो वो भी ये वाला विधेयक बना ले। उनने गलती किया था, बनाया नहीं। अब जिसके हाथ में सत्ता है, ये तो सातिर बने का खेल है, जिसके हाथ में सत्ता रहे वो ही 2-3 विधेयक हमसे पूछ लें, कभी वो अजय हो जाएंगे। एक विधेयक ये होना चाहिए कि कोर्ट जो भी फैसला देगा, अगर प्रधानमंत्री को नहीं रुचा तो वो सस्पेंड, दूसरा जज आएगा, इसको खारिज करो, हटाओ, गलत फैसले देता है। प्रधानमंत्री कंट्रोल में रखे कि ये गलत फैसला दे रहे, इसको हटाओ। अगर प्रभुसत्ता बनाए रखना है और हिंदू राष्ट्र अगर इनको बनाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाने का और कोई तरीके नहीं। ये कोर्ट कचहरी अपनी मुट्ठी में लो, एक विधेयक बनाओ कि सब जो है उत्तरदायी है प्रधानमंत्री के प्रति, और प्रधानमंत्री का चुनाव आरएसएस करे। सरल विधियां, आरएसएस घोषित कर देगा जिसको, वो प्रधानमंत्री हुआ करेगा, उसमें जनता की वोटिंग की जरूरत नहीं, ये मनोनीत हुआ करेगा। तो जिसको भी आरएसएस मनोनीत कर देगा वो प्रधानमंत्री हो गया, जिसको मुख्यमंत्री बना दिया वो मुख्यमंत्री हो गया। अब बीच में आप लोग क्या चूं चपड़ कर रहे हैं? पहले भी नेहरू जी जिसको डांट देते थे वो बैठ जाता था। भाई गुंडागर्दी और दबंगई से ही तो चला है शासन। आजादी के बाद से आप सोच रहे हैं कि वो अरे जरा सा विरोध कर दिया इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी लगा दी, और अटल जी लोग सब जेल में। तो वहां मूर्ख मत बनो, ईवीएम में ऐसा करो कि किसी दूसरे को वोट जाए ही ना। ईवीएम ऐसा मशीन लगाओ, बटन किसी का दबाओ, कमल पे गिनाई सब कमल में हो, बटन कोई भी दबाओ सब कमल पे जाएगा। अब इसके बाद क्या है, जो कोई बोले उसको जेल में डाल दो। अरे वहां का तो जो एक कुंफू है आदमी, क्या नाम है उसका, उत्तर कोरिया वाला किम जोंग। तो अब किम जोंग जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई आदमी उसने देखा और वो ऐसी पलक झपक गई तो उसको उठा लिया, उसको ले जाके झोंक दिया। उसके चलते रहते हैं आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे, जाने कितने मीम्स बना रखे हैं उसके लोगों ने। कोई कान में फुसफुस कर दिया, उसको ले गए चला के, उसको जोक दिए कटघरे में, वो नीचे गड्ढा बना रखा है उसमें गया, अंदर चला गया। ऐसे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। आप देखो प्रभु सत्ता, पहले क्या अकबर जो है आपसे पूछ के बना था, क्या पूछा था उसने? मुगल वंश में कौन आपसे पूछ के बना था? सम्राट अशोक पूछ के बना था। और जब आरएसएस जो है राजतांत्रिक है, वीर शिवाजी उनके आदर्श हैं, तो इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? मुसलमान पूरा दुनिया में बवाल मचाए पड़ा है, रोज यहाँ अपना वो अभी इस्लामिक राष्ट्र इसको घोषित गजबाए हिंद चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप 10 साल खींचोगे, फिर वहां बैठना तो हुमायूं अकबर को ही, तुगलक रोड अकबर लोग सब आदर्श में आपने लोकतंत्र में बनाए हैं। वीर शिवाजी का गाना वो गा रहे हैं और तुगलक रोड ये बना रहे हैं कांग्रेस वाले। हुमायूं रोड कांग्रेस ने बनाया, आज तक नहीं हटाया। काहे? भाई अपनी अपनी जात का वर्चस्व, अपने अपने बिरादरी का वर्चस्व अपने सब चाह रहे हैं। यादव लोग अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बहुजन समाज वाले अपना बनाए पड़े हैं, और
इतना बड़ा बड़ा कंटोपा उनका सब लगवा दिया वहां, बड़े बड़े बैग लेके मायावती का मूर्ति, हाथी का मूर्ति, ये सब क्या कर रहे हो? जब तुमको किसी को ये बात मंजूर ही नहीं है कि एजुकेशन टू ऑल होना चाहिए, एकोमोडेशन टू ऑल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, शिक्षा रोजगार अगर सबके लिए आप घोषित नहीं करते हो तो आप काहे के मुख्यमंत्री, काहे के प्रधानमंत्री, काहे, ये राजतंत्र है। राजतंत्र में थोड़ी वो कुछ राजकोष राजा का कोष होता है, इसी को राजतंत्र कहते हैं। किस राजा ने आपके लिए स्कूल बनाया, किस राजा ने आपके लिए अस्पताल बनाया, किस राजा ने आपके लिए सड़क बनाया, थोड़ा बताओ हमको। ये तो गिर जाती है सरकार, वोटिंग, एक वोट का पावर दिया है उसमें सरकार गिरा देते हैं आप। तो जब सरकार गिर जाती है इस डर के मारे, कहीं रोड बना रहे हैं तो कहीं उसमें भी सब 5 करोड़ का रोड बनाना है तो 500 करोड़ पास करते हैं, तब जाके 5 करोड़ का रोड बनता है। तो जब राजतंत्र राजा का कोष है तो वो ले जा रहा है। तो भारत ने इसीलिए कहा कि कौन रपो है, हमें क्या हानि, क्योंकि उनको कुछ वैसे भी होना नहीं, उनको तो कुछ प्राप्त होना है, उनको केवल टैक्स चुकाना है, टैक्स चुकाने की मशीन है, सब चुकाते रहो, वहां टैक्स जमा होगा। भाजपा अगर हिंदू शासन चाहती है तो उसको 2-3 विधेयक बनाने पड़ेंगे। क्या? एक तो ये कि कोई जज जो है उनसे पूछे बिना फैसला न दिया करे, पहले उनसे वहां से साइन करवा ले कि ये वाला निर्णय देना है कि नहीं, और साइन कर दे तो ये दे दे, नहीं तो ना दे। दूसरी बात, कोई भी चुनाव आयोग वो जब कहे तब वोटिंग कराए, एक ही 2 विधेयक में काम हो जाएगा। अगर उनने कह दिया कि अभी टाइम नहीं है वोटिंग का, अभी 35 साल नहीं है टाइम, तो 35 साल ऐसे ही चलेगा, जो बन गया सो बन गया, बार बार हटाने की क्या जरूरत है? सम्राट अशोक हटा था क्या? बाबर, हुमायूं लोग हटे थे क्या? अरे वो मर जाता है तो अगला बच्चा उसका बैठ जाता है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर अब लाइन लगी हुई है। अभी अंतिम आपका बहादुर शाह जफर अभी विदा हुआ है, हाँ? औरंगजेब लोग जबरदस्ती भाइयों को मार मार के बैठे बीच में। तो इतना बवाल आपने करने के बाद और सारा पैसा वो राजमहल बनाने में लगाते थे। वहां देखो जरा, अकबर का किला देखो, लाल किला देखो, सब देखो तमाशा, उनके महल देखो जरा जाके, इतने शानदार सब, कहीं ताजमहल, कहीं रंग महल, तो कहीं जाने कौन सा महल, कहीं टोडर महल, हाँ, सब देखो जाके, इतना हाई फाई, पूरा पैसा उसी में लगता था। मायावती ने जितना हाथी बनाया, अगर वो एजुकेशन टू ऑल घोषित कर देती और एम्प्लॉयमेंट टू ऑल केवल दलितों के लिए, बाकी सबको कहती जब तुम वोट नहीं दे रहे तुमको क्या जरूरत, दलित ने वोट दिया, बहुजन समाज ने, उसको मिलेगा केवल शिक्षा रोजगार। ठीक है भाई, वही वोट दे रहे हैं, जायज भी है, हाँ? जिसने वोट दिया उसका काम कर रहे हैं तो ठीक है। दूसरे लोग जिनको शिक्षा नहीं मिलेगी, वो वोट नहीं दे, वो अपना बना लेंगे तो ये गिर जाएंगे, तो फिर वो अपने वालों को शिक्षा रोजगार दे दें। शिक्षा रोजगार 2 ही काम करना है, वो काम वो कर नहीं रहे। मायावती अगर ये दोनों काम कर देती, शिक्षा रोजगार अनिवार्य कर देती सबके लिए, तो वो परमानेंट मुख्यमंत्री होते, उनको सारे लोग वोट हमेशा उन्हीं को देते जिंदगी भर। और जो कोई भी शिक्षा रोजगार दे देगा उसको जीवन भर लोग वोट देंगे, उसको कोई हटाने की क्या जरूरत है? बार बार उसी को वोट देते रहो, बनाता वो काम करते रहेगा, आपको शिक्षा रोजगार देते रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई आएगा वो शिक्षा रोजगार बंद कर देगा, शिक्षा बजट ही खत्म कर देगा। 25% शिक्षा बजट, 25% रोजगार बजट। और रोजगार बजट आप केवल इतना कर लो कि रेपो रेट खत्म कर दो, रोजगार अपने आप मिल जाएगा सबको। वो भी कोई नहीं कर रहा है। कितनी चिट्ठियां हम लिख चुके, आरबीआई को लिख चुके, सरकार को लिख चुके, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख चुके, कांग्रेस को लिख दिया, भाजपा को लिख दिया, सबको लिख दिया, लेकिन वो जानते हैं। अब तो आरएसएस के तमाम लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो उनसे मीटिंगें हो रही हैं, उनको हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, राष्ट्र की थोड़ी बहुत तो सेवा कर लो, एक छोटी सी सेवा कर दो कि रेपो रेट हटवा दो, तो पूरा राष्ट्र जो है हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त हो जाएगा।
कोई ये राष्ट्र पूरा विकसित हो जाएगा, कोई गरीबी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, सारी समस्या खत्म हो जाएगी मात्र रेपो रेट हटाने से। तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है, राजकोष से एक पैसा भी नहीं लेगा, रेपो रेट हटाओ और सबका खाता खोल दो आरबीआई, वहां से लिक्विडिटी, लोन की जगह लिक्विडिटी देना शुरू करो, और ये अपना ही संपत्ति लिक्विड प्राप्त करेगा, गंवाएगा तो खुद की ही गंवाएगा, तो तुमको क्या टेंशन है। इतना कर देने मात्र से ही पूरे देश का उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। हमने कहा करेंसी डिजिटल कर दो, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज तक करेंसी डिजिटल घोषित करके भी नोट नहीं बंद कर रहे हैं, फिजिकल करेंसी और सिक्का ये चल रहे हैं, अभी भी छापे जा रहे हैं, छापे। अरे इसको तुरंत बंद करो तत्काल प्रभाव से, सारी चोरी, बदमाशी, बेईमानी, धोखाधड़ी सब खत्म। जितना चोर लुच्चा लफंगा है वो सब ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका पैसा। नोट की वजह से वो इतना खोट है दुनिया में। नोट अगर लिखित रूप में चलने लग जाए, नोट रखो भी तो उसको लिखा पढ़ी में करो। अगर लिखित आंकिक मुद्रा प्रणाली माने अंकों में लिखा पढ़ी में होगा, अंक लेखित मुद्रा प्रणाली कर दो, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। चुनाव में प्रॉपर सुधार की जरूरत है। वास्तव में 12 मताधिकार चाहिए, 12 मताधिकार। तीनों विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका में 6 शासन सत्ता के लिए, 6 शासन व्यवस्था के लिए मताधिकार। अब पारित खारिज करने के इन तीनों में डबल 2 विभागों के टोटल 12 मताधिकार होते हैं। नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जिस दिन दे दोगे, उस दिन से ना कोई फर्जी वोट बनेगा, ना तो चुनाव आयोग ऐड करेगा, ना किसी को डिलीट करेगा। और ये तो सीधी सी बात है कि आधार कार्ड सबका अनिवार्य कर दो। जो भी 18 का हो जाया करेगा वो अपने आप वोटर हो जाया करेगा। और जन्म के समय आधार कार्ड बनाओ। एक भी फर्जी नागरिक घर आएगा ही नहीं, विदेश से घुसेगा ही नहीं, घुसपैठिए नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। जन्म के समय आधार कार्ड बनाओ और 18 साल बाद वो आधार कार्ड में डेट डली है, अपने आप ही वो वोटर होगा। वोटर आईडी बनाने की क्या जरूरत है, ये तो आधार कार्ड ही पर्याप्त है। अलग से वोटर आईडी क्यों बना रहे हो? फालतू पैसे का खर्चा, मेंटेनेंस। 10 रिकॉर्ड, एक ही कार्ड काफी है। आधार कार्ड बन गया और जन्म के समय उसका नंबर खुद अलॉट होगा। उसी आधार कार्ड .in के नाम से उसका ईमेल बना दो। आधार कार्ड नंबर से ही आपका ईमेल चलने लग जाए, बात खत्म हो गई। फोन नंबर भी आधार कार्ड नंबर ही आपका फोन नंबर हो। आपको जरूरत क्या है? फोन आप फर्जीवाड़ा आपका बंद, ईमेल का फर्जीवाड़ा बंद। अब आपका सब कुछ पाठ साफ। इसी आधार कार्ड के बेस पे बैंक अकाउंट खोल दो, ड्राइविंग लाइसेंस इसी आधार पे कर दो, एक ही नंबर पे। कोई भी जो रजिस्ट्री और इधर उधर दांव पेच कर, जितना बेईमान आदमी है वो सब चोरी चपाटी के जरिए ही धंधा कर रहा है। तो जैसे ही आधार कार्ड में सब दर्ज होगा, ये सारी बेईमानी खत्म हो जाएगी। वोटरशिप अपने आप वहीं आके टिक जाएगी कि जो बचपन में पैदा हुआ था, कार्ड बन गया है, तो वही वोट देगा। जिसका बचपन में नहीं बना, आगे वोट देने की जरूरत नहीं उसको। एक बार सबका बना दिया, अब उसके बाद यहां जन्म लेगा तभी बनेगा हॉस्पिटल में। तो घुसपैठिया आएगा कैसे? बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा? उस आधार कार्ड के बिना उसका ना फोन मिलेगा, ना ईमेल मिलेगा, ना बैंक में खाता खुलेगा, ना कोई रजिस्ट्री होगी, ना कुछ होगी। तो कहां टहलेगा? अंदर घूमता रहेगा, ऐसे टिकट तक नहीं मिलेगा उसको बस में, ट्रेन में। अब बताइए, एडमिशन तक नहीं मिलेगा कहीं पढ़ने के लिए भी। आप यहाँ पैदा हुए हैं तो अपने आप वैसा हो जाएगा। और सबसे ये सब कागज मांग रहे हो, सबसे कौन पैदा हुआ? अरे जो भी हैं अभी सबका आधार कार्ड बना दो और कह दो अब नया आधार कार्ड केवल उसी का बनेगा जो पैदा होगा। अब बाहर से कोई 15 साल का आया तो बोले तुम 15 साल में थोड़ी आधार कार्ड बना, वो तो उसी दिन बनता है जिस दिन जन्म लेता है। अस्पताल बनाता है, हॉस्पिटल ही बनाया करेगा। और जितने लोग
हॉस्पिटल में जो नहीं जा रहा, घर में पैदा हो रहा बच्चा, तो उनको अपने ग्राम प्रधान को उस दिन सूचना देना पड़ेगा। तो ग्राम प्रधान के हाथ में रहेगा, ग्राम प्रधान उसी दिन आधार कार्ड बना देगा, ओके कर दे, नाम चढ़ा दिया, बन गया, अपने आप बन जाएगा सेल्फ जनरेटेड आधार कार्ड। ये तो सामान्य से। अच्छा, जनसंख्या की समस्या भी खत्म, जनगणना पे भी लाखों करोड़ खर्च करेंगे, शुरू हो गया है। अब ये हमने बोला था कि जनगणना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधार कार्ड बना दो, अपने आप सब रोज की कितनी जनसंख्या बन रही है रोज अपडेट रहेगी। और उसमें जो भी जाति गणना जो भी ये सब उसमें सब लिख दो डिटेल, और सबको बता दो कि सब लोग अपना अपना अपडेट कर दो। जाति तो पता चल गया इतने हैं, शाम को ही बता देगा कि भी इतने हैं, इस बिरादरी के इतने गन्ना किसान, इतने ये, इतने व्यापारी, इतना सब उसमें उनका प्रोफेशन और सब ऐड करवा दो, सबको सब पता चल जाएगा। तो जनगणना में जीरो खर्चे पे जनगणना रोज होती रहेगी अपने आप ही, और सिर्फ जनगणना रहेगी, आधार कार्ड बना हुआ है, अपने आप गणनीय है, कंप्यूटर सेल्फ जनरेटेड आंकड़े आपको देगा। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, गलती वहां हो रही है कि आप सही तरीका अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, चुनाव में सबसे पहले आपने वहां पे रख रखी है जमानत राशि। कोई आदमी शादी तुम कर रहे हो, टेंट का बिल कोई और दे, सिक्योरिटी कोई और जमा करे। भाई चुनाव सरकारी हो रहा है, जनता से सिक्योरिटी क्यों मांगी जा रही है? सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? कहते हैं सिक्योरिटी इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा भीड़ ना बढ़ जाए। अरे तो टेस्ट रख लो, जो टेस्ट पास कर जाएगा वो चुनाव लड़ेगा, जो फेल हो जाएगा वो बाहर घर बैठेगा। और अनपढ़ को वहां पे मंत्री बना के भी क्या करोगे? हाँ? जो टेस्ट फेल हो जाएगा उसको वहां बैठा के भी क्या करोगे? जो कलेक्टर को आदेश देगा, एक गंवार आदमी जिसको कुछ नहीं पता एबीसी काखा गागा नहीं जानता, 1 2 3 4 भी नहीं जानता, अब वो चला वहां मंत्री बनने, शिक्षा मंत्री होगा, सब कानून बनाएगा वो। देखो ये पागलपन नहीं। तो हर चीज ही तो तुम्हारी फाल्ट में है। राजतंत्र का बुखार नहीं उतर रहा, दरअसल लोकतंत्र सहन नहीं हो रहा है। लोकतंत्र को सहना सीखो, जन जन को अधिकार दो, जनता हो जाएगी आजाद, तभी देश आजाद होता है। देश कोई चीज थोड़ी है, जनता को मिला के ही देश कहते हैं। जनता को जब तक मताधिकार, नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज करने का नहीं मिलेगा तब तक मालिक वही रहे आएंगे, और जो वो मालिक हैं तो जाहिर है वो हेरा फेरी करके गद्दियां थी आएंगे। तो वोटिंग चाहे तुम जो कर लो, चुनाव आयोग बिकेगा, कोर्ट बिक जाएगा, सब बिका हुआ है, कोर्ट भी बिका हुआ है, चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। और ऐसा नहीं कि कोई भाजपा खरीद लेगी, जो भी सत्ता में रहेगा उसकी हनक रहेगी। भाजपा का ये चक्कर नहीं है, ये चक्कर है कांग्रेस का भी वही चक्कर है, आम आदमी पार्टी का भी वही चक्कर है, उधर दूसरी जो दल है क्षेत्रीय उनका भी वही चक्कर है। जिसकी हनक, जिसके पास पैसे की खनक, जिसके पास तलवार की झनक, उसकी सत्ता। या तो लोकतंत्र अपनाओ जैसा हम कह रहे हैं, नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज करने का मताधिकार जनता को मिलते ही राजतंत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई हो तो ये आंसर एकदम आपको मिल चुका, समझ लीजिए। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को बात स्पष्ट हुई होगी, और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगली बार के लिए अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद।